Hi guys, hello everyone. My name is Hitesh Joshi and you are watching channel named Guruji RJ19. So today I'll discuss about what is IIT JAM, what's its syllabus and इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद अपने एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसको क्रैक करने के लिए। तो अंत तक देखना इस वीडियो को ताकि आपको पता चले कि कैसे स्कोर करना है और कैसे कौन से टॉपिक लेने हैं कौन से छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपन। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ गाइस। मेरा नाम रितेश जोशी है और मैं हूँ अनअकैडमी पे एजुकेटर, ठीक है। और एमएससी फिजिक्स जेएनयू जोधपुर से 8.53 सीजीपीए चल रहा है अभी, अराउंड 83% होते हैं ये। और साथ ही साथ बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है मैंने जोधपुर एलएमसी जोधपुर से, अराउंड 80% हो गए। और डीएसटी इंस्पायर स्कॉलर हूँ, मतलब आपको पता ही होगा डीएसटी के जो इंस्पायर स्कॉलर होते हैं टॉप 1% बोर्ड के स्टूडेंट, वो हूँ। साथ ही साथ मेरे जो एमएससी में अगर 75% अबव होते हैं प्लस आप होते हो डीएसटी के इंस्पायर स्कॉलर, डीएसटी इंस्पायर स्कॉलर, उस कंडीशन में आप एलिजिबल होते हो डीएसटी की जो फेलोशिप होती है उसके लिए। फॉर एग्जांपल आप जेआरएफ जब क्लियर करते हो नेट जेआरएफ, तो आपको जो फेलोशिप मिलती है वही फेलोशिप मुझे मिल जाएगी बिना नेट क्लियर किए या बिना गेट क्लियर किए। तो ये फ़ायदा होता है डीएसटी इंस्पायर स्कॉलर का। 12th में मेरे 88.40 परसेंटेज है, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आए थे और 97 आए थे फिजिक्स में। 10th में 82.14%। और साथ ही साथ मेरे को प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, जिसमें सी, मैटलैब, पाइथन, असेंबली लैंग्वेज, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे। और दूसरा मेरा जो क्या कहते हैं हॉबीज़ है वो है टीचिंग और बुक्स पढ़ना। आगे चलते हैं अपन। अब देखिए ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, तो आप अगर आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी जो क्लासेज है वो देख सकते हो। ये मेरी प्रोफाइल है रितेश जोशी, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। अब बात कर देते हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम है क्या। कि 2004 और 2005 से क्या हुआ कि आईआईटी ने स्टार्ट कर दिए एमएससी के लिए एडमिशन। पहले जो आईआईटीज़ होती थी वो सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती थी, फिर उन्होंने क्या कर दिया, बीएससी स्टार्ट नहीं करी, एमएससी स्टार्ट करी ओनली। और उसके एग्ज़ाम करवाने चालू कर दिए जैम के नाम से 2004 से 5 में। इनका जो एडमिशन का यूज़ कहाँ होता है, एक तो 2 ईयर का जो होता है ना एमएससी का, वो दूसरे ईयर जॉइंट एमएससी पीएचडी, जिसमें जॉइंट का मतलब है कि एमएससी कंप्लीट होने के बाद एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल आपको 8.5 या 9 सीजीपी ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है उस आईआईटी का, वो क्लियर कर देते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है पीएचडी में। दूसरा होता है एमएससी पीएचडी, ये एक साथ चलने वाली डिग्री है और ये सिर्फ एक ही करवाता है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ही करवाता है और ये अराउंड 5 साल की होती है। तो सबसे अच्छी मेरे को जो लग रही है इसमें, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो एमएससी पीएचडी कानपुर से बेस्ट है। दूसरा जो आईआईटी जैम का जो यूज़ होता है वो होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी में। जितने भी आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वो लेते हैं उन जैम के थ्रू, तो उनमें भी आपको एमएससी प्लस पीएचडी करवाई जाती है। प्लस इनमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कहा जाता है कि आपका 7 ईयर्स का मिनिमम ड्यूरेशन लग जाता है, 7, ठीक है। अब आगे चल देते हैं एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिंपल सा है कि 55% होने चाहिए, और अगर सीजीपीए है तो आपके पास 5.5 होने चाहिए, किसके लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको 50% या 5 सीजीपीए होना चाहिए, बस इतनी सी। और साथ ही साथ बैचलर्स की डिग्री, और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने बैचलर कर लिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। अपना जो एग्ज़ाम है वो होता है फेब 14 को, संडे को है, आपको पता ही होगा। देखिए इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, सितंबर 10 से क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन। अक्टूबर 15 को क्या है, लास्ट डेट। जनवरी 5 को क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड। 14 को तो अपना एग्ज़ाम है, 20 को मार्च को आ जाएगा रिजल्ट। फिर क्या होगा, 15 टू 28 अप्रैल को क्या होगा, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर, किसके लिए, एडमिशन के लिए। जून 16 को क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट आएगी। फिर जुलाई 1 को आ जाएगी सेकंड लिस्ट। जुलाई 16 को आएगी थर्ड और फाइनल लिस्ट। और जुलाई 20 को क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ एडमिशन थ्रू जैम। यहाँ तक सितंबर से स्टार्ट होकर जुलाई पे ख़त्म हो जाएगा। 2021 में जो अपना एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल देख लीजिए। 2 सेशन में होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून। मॉर्निंग में कौन कौन है, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल, स्टेटिस्टिक्स एंड फिजिक्स वाले। सेकंड यानी आफ्टरनून में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। देखो
मैंने बताया था आइजर और आईआईटीज के लिए एडमिशन के लिए काम में आता है जेम, प्लस किन किन के लिए काम में आता है, जो इंस्टीट्यूट होता है आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, वो क्या करवाती है, वो भी करवाती है इंटीग्रेटेड पीएचडी। जैसे आइजर में बताया था ना मैंने कि आइजर करवाता है, तो सेम टू सेम ये भी करवाती है। साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे जो करवाती है एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री, किसमें, एनर्जी में। और जेम का जो स्कोर है वो यूज हो सकता है सीसीएमएन यानी जो भी सेंट्रल बॉडी एडमिशन फॉर एनआईटीज और सीएफटीआईज, इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं जेम स्कोर से। आईआईटीज में, आइजर में, आईआईएससी में, एनआईटीज में और सीएफटीआईएस में, इन सब में यूज होता है। पैटर्न देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा एमसीक्यू, जो कितने आएंगे, क्वेश्चन 1 से 10 होंगे और एक एक नंबर का होगा, तो 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से 30 जो होंगे वो भी एमसीक्यू ही होंगे, वो हो जाएंगे 2 मार्क्स के और उसके नंबर होंगे 20, तो टोटल कितने होंगे 30। सेकंड है एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट होते हैं, तो एक नंबर में कोई नहीं आता, उसमें सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10, 31 से 40। फिर आता है एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि आपको टाइप कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है आंसर। ये भी एक एक नंबर वाले होते हैं और 2 2 नंबर वाले होते हैं, इनके भी 10, इनके भी 10, मतलब ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर वाले भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 1 मार्क्स वाले 20, 2 मार्क्स वाले 40, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 60 जो है, ये क्वेश्चन है। नंबर कैसे देखो, ये तो 10 नंबर वाले, एक एक नंबर वाले, तो ये हो गए 20, और ये डबल है तो ये 80 होंगे, दोनों का सम ये हो गया 100, तो अपना 100 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस देख लेते हैं। मेजर 7 पोर्शन होते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये देख लीजिए, ब्रीफली दिया हुआ है, मतलब आराम से पूरा बता दिया है कौन कौन सा कोर्स में है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जो ये कोर्स में है वही बताया हुआ है। बुक्स पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनसे वो नहीं देखना है, सिर्फ इस कोर्स को देखो कि इसमें ये पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे। मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स। ये देखो, वेव एंड ऑक्सीलेशन और ऑप्टिक्स दोनों का कंबाइंड 2 पेपर का एक पेपर बना है। ईएम एक पेपर ही है, साथ में ईडी जोड़ी हुई है। काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, ये तो एक पेपर ही है। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले आ जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें लॉरेंज और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर आगे आ जाएंगे अपन, इसमें आ जाएगा ये एटॉमिक का छोटा सा पोर्शन है, ये बोर एटॉमिक मॉडल और ये एक्सरे, बस इतना छोटा सा ही। उसके बाद यहाँ से क्वांटम चालू हो जाएगी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से लेकर ये यहाँ तक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तक, यहाँ चलेगी क्वांटम मैकेनिक्स। फिर आ जाएगी अपनी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक से लेकर यहाँ तक। तो देखो इसको क्लासिकल का पार्ट भी माना जा सकता है, जैसे बीएससी में जो लोग पढ़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये जो होती है ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये यहाँ तक आ गई। फिर यहाँ जैसे ब्लैक बॉडी, और ये स्टार्टिंग बताता है क्वांटम मैकेनिक्स की, ब्लैक बॉडी या फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन वो। फिर ये बोहर और ये जो एक्सरे है ये एटॉमिक का है। तो ये 2-4 चीज़ों का पोर्शन का मिक्सचर है मॉडर्न फिजिक्स। फिर आ जाते हैं सॉलिड स्टेट और डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। सॉलिड स्टेट तो बहुत छोटी सी है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी क्रिस्टल से, फिर यहाँ पे चली जाएगी टेम्परेचर तक, सॉरी फर्मी लेवल तक। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो जाएगी पीएन जंक्शन से, फिर बीजेटी आ जाएंगे, एम्पलीफायर आ जाएंगे, ऑक्सीलेटर आ जाएंगे, फिर ओपम्स, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, यहाँ तक खत्म हो जाएगी ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आ जाएगा अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुलियन अलजेब्रा से, और खत्म हो जाएगा डी मॉर्गन थ्योरम में। ईजी होता है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। सॉलिड स्टेट बहुत छोटी है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की, ताकि अपने को ट्रेंड पता चल जाए कि कितनी कट ऑफ जाती है इसमें। तो अभी रिसेंट की जो कट ऑफ आई है वो है 21.70, 2019 की 24.99 यानी कि 25, फिर है 17.5 और 14। तो देखो आप देख रहे हो, तो कट ऑफ इंक्रीज हो रही है यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर वापस थोड़ी सी कम हो गई, तो अराउंड 25 गई है हाईएस्ट अभी तक। अब देख लेते हैं ओल्ड जो पैटर्न था उसमें। देखिए कि 2019 का जो पेपर आया था ना, उसमें अपन देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि ये जो टोटल दिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 60, ये सिर्फ क्वेश्चन है कि इतने क्वेश्चन आए थे। तो ये 7 बता रहा है एमपी, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में ये 7, तो ये 7 क्वेश्चन बता रहा है, 7 नंबर नहीं बता रहा। तो नंबर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे कि मैथमेटिकल 10 नंबर का, क्लासिकल 16 नंबर का, ऑक्सीलेशन वेव ऑप्टिक्स 11 नंबर का, ईएम 16 नंबर, काइनेटिक थ्योरी 14 नंबर, मॉडर्न फिजिक्स 15 नंबर और सॉलिड स्टेट ये 18 नंबर। तो हाईएस्ट के कौन से चल रहा है अभी, सॉलिड स्टेट और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जिसमें 18 नंबर आया था,
फिर ये 16-16 वाले EM और क्लासिकल, ये हाईएस्ट। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम आया मैथमेटिकल, फिर उसके कम मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा ऑक्सीलेशन, और ये आसपास में जो है 14-15 ये चल रहा है काइनेटिक थ्योरी और मॉडर्न फिजिक्स। ये है 2019 का पेपर का पैटर्न। फिर 2018 पे आ जाता है, 2017 पे आ जाता है। ये जो पहले जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो पहले लिखा हुआ है ये 18 के लिए लिखा हुआ है, और ये जो बाद में लिखा हुआ है वो 17 के लिए लिखा हुआ है। दोनों को कंबाइन लिखा हुआ है। तो देखो मैक्सिमम जो आ रहा है सबसे ज़्यादा वो अगेन इसमें यही आ रहा है, मैकेनिक्स। फिर ये 15-15-15 ये कॉमन कौन चल रहा है, ऑक्सीलेशन वेव, EM और इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उससे थोड़ा कम आ रही है काइनेटिक थ्योरी और ये मैथमेटिकल। ये कब में, 18 में। 17 में देखो सबसे हाईएस्ट कौन चल रहा, EM चल रहा, फिर मैकेनिक्स चल रहा। उसके बाद 15 पे आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो अपने पास 19, 18 और 17 तीनों के पेपर पैटर्न और तीनों में बताए हुए कि किस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने एवरेज मार्क निकाल दिए तीनों के, 17, 18 और 19 में हर एक पेपर के। तो मेरे को जो एवरेज जो मार्क मिल रहे हैं वो है 12 मार्क की आती है मैथमेटिकल, 17.66 की आ जाएगी मैकेनिक्स, 12.33 की आएगी ऑक्सीलेशन, 17 की EM, 12.66 की काइनेटिक थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी 13.33 की, और सॉलिड स्टेट और डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक आ जाती है 15 की। तो अपना जो पहले टारगेट बना लेते हैं कि अपन क्या करते हैं कि पहले कट ऑफ क्लियर करने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है और अपन पूरा सिलेबस कवर करने में लगे हुए हैं तो होगा ऐसा कि अपन कोई भी सही से परफेक्ट से कोई चीज़ याद नहीं कर पाएंगे। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो चीज़ थोड़ी सी पड़ी हुई है थोड़ा सा उसे और डीप में पढ़ लेते तो शायद उसको क्वेश्चन को कर लेते। इसलिए चलो अपन बना लेते हैं क्राइटेरिया कि अपने को पहला जो एम होगा वो होगा कट ऑफ क्लियर करने का। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो पीछे के जो 3 पेपर है ना, काइनेटिक थ्योरी, मॉडर्न और सॉलिड, इन तीनों को करना है आपको पिक, कि सबसे पहले मैं इनका सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि देखिए इनका जो मार्क्स है 12.66, 13.33 और ये 15, जब इनका सम करता हूँ तो ये आ जाता है अराउंड 40 मार्क्स। 3 पेपर, इसमें आपको पता है क्वांटम है, न्यूक्लियर है, थोड़ा एटॉमिक है और स्पेशल थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी है और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स है। सॉलिड स्टेट का बता दिया मैंने, सॉलिड स्टेट थोड़ी सी है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिक वाली, फिर आगे आ जाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जब इन तीनों को कंप्लीट कर देंगे तो अपने अराउंड 40 मार्क्स पूरा डीप करना है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ना, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। जब आप पूरे आसानी से इसको पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसके क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर वाले, तो अपने पास अराउंड 40 मार्क्स लाने तक का पोटेंशियल हो जाएगा। और अपन मान लेता है कि कट ऑफ इतनी वेरी होगी अपने 25 से लेकर 30 के बीच में, या उससे कम भी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो अपन एक आगे आ गए कि अपने जो 10 नंबर आगे चल रहे हैं कट ऑफ से। ठीक है, ये तो पहला क्राइटेरिया कि अपन कट ऑफ क्लियर करेंगे, तो 3 पेपर को नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले इनको कंप्लीट कर देंगे ताकि अपने 40 मार्क हो जाए सिक्योर। फिर आगे क्या करते हैं, अपने को तो अच्छी रैंक चाहिए ताकि अच्छी IITs मिले। तो क्या करेंगे, अपन 2 पेपर और ऐड कर लेंगे। कौन से वाले, मैथमेटिकल और EM। मैथमेटिकल क्यों, क्योंकि अपन है मैथ्स बैकग्राउंड वाले, तो उसमें क्या है टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी कुछ है नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। तो मैथमेटिकल करना बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट प्रैक्टिस होती है। उसको पढ़ना और प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, क्योंकि प्रैक्टिस करने में ही उसकी पढ़ाई होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। EM मैक्सिमम जो पोर्शन है वो 12th का है, थोड़ा आगे ED ऐड हुआ है और कुछ नहीं। बाकी 3 पेपर एज इट इज, ये अभी कट ऑफ क्लियर करने वाले। इन 3 पेपर में 2 पेपर और ऐड कर लेंगे तो अपनी जो आ जाएगा ना मार्क्स का सम, वो अराउंड 69 और 70। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स, कितने, सिर्फ 2 पेपर और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 40 के बाद में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने मार्क्स इतने तक चले जाएंगे। अपन ने पूरा सिलेबस अभी भी कवर नहीं करा, क्या क्या बाकी रह गए, मैकेनिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो उसमें क्या करेंगे अपन, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कर देंगे, क्योंकि मैकेनिक्स में आपको देखा, मैंने अभी बताया आपको, हाईएस्ट मार्क्स मैकेनिक्स में आता है। पर मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो आप लोगों को पता ही होगा, उसमें क्वेश्चन के मतलब उसको पूरा कंप्लीट करना और ऐसी प्रोबेबिलिटी लगाना है कि अपने हर एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो बहुत कम चांसेज में होता है। क्योंकि मैकेनिक्स जो है अपने हाथ में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पूरी 11th है वो सिर्फ मैकेनिक्स के ऊपर ही है। जो ये मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो पूरा 11th का है, प्लस BSc भी ऐड कर दी गई है। वेव ऑप्टिक्स में भी एज इट इज ऐसा ही है, वेव एंड ऑक्सीलेशन का पेपर प्लस ऑप्टिक्स का पेपर, तो ये दोनों हार्ड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, इनको बाद में लेते हैं, इनमें जो पुराने पेपर है उनको ही सॉल्व करेंगे सिर्फ, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मार्क कर लेंगे। तो अपना जो स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी, क्या 3 पेपर कर लेंगे पीछे वाले, कौन से, काइनेटिक थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड। उसके बाद क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, मैथमेटिकल और EM। क्या करेंगे, इनको पूरा सिलेबस कर लेंगे, उनके बाद क्या करेंगे, इनके पेपर सॉल्व करेंगे।
ये सब हो जाने के बाद जो अपने 2 बचेंगे मैकेनिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुराने पेपर सॉल्व कर देंगे। उनके जो फॉर्मूला होंगे उन्हें किसी को कॉपी में लिख देंगे, बार बार उन्हीं फॉर्मूले को रिवाइज करके वापस उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, ताकि वो जो पुराने क्वेश्चन अगर आ जाए तो उस कंडीशन में अपने जो मार्क्स है वो और अच्छे इंप्रूव हो जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जेएम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्स लेके मत बैठ जाना, आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड करना है, क्योंकि जो जेएम का एग्ज़ाम है वो आपको पता है थ्योरी बेस्ड तो है नहीं। एमसीक्यू आएंगे, एमएसक्यू आएंगे, तो आपको चीज़ें सॉल्व करनी होगी। और साथ में कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि आपके पास कंडीशन होती है, जैसे एमएसक्यू है तो उसमें चार ऑप्शन में से एक से ज़्यादा सेलेक्ट सही हो सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूले रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सके। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि आईआईटी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और कोई आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और मैं नीचे जो आईआईटी जेएम की जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक दे दूंगा। और मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है आप उनको भी कर देना फॉलो, ताकि और भी कोई भी आगे अपडेट आएगी तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ओके, बाय बाय। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, फिजिक्स से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं इसमें डालता रहता हूँ। बाय बाय।